हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि बहुत जल्द ही क्लास 12th का सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा, यानी क्लास 12th का क्लास शुरू किया जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th और 11th के बारे में ही कुछ समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा कि बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स क्लास 12th। प्यारे बच्चों, फिजिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब एकमात्र कह सकते हैं कि जिसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी यानी सब चीज का पूर्ण समावेश है। फिजिक्स को समझने के लिए आप लोगों को मैथ का कुछ ज्ञान रहना चाहिए। तो उन्हीं मैथ के कुछ टॉपिकों पे आज बात किया जाएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो फिजिक्स में आप लोगों के काम आ सकता है, यानी आप लोगों को उसे पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, इनमें कुछ टॉपिक आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा, यानी पिछली कक्षाओं में 10 में 9 में 8 में आप लोग इसको पढ़ कर आए हैं। जो बच्चा मैथ से है उन्हें तो फिजिक्स समझ में आएगा, जो बायोलॉजी से होते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत देगा। तो उन्हीं के लिए यह 3 लेक्चर 4 लेक्चर जितना भी लगेगा उनके लिए डेडिकेशन है, और इसके साथ साथ मैथ वाले भी इसको कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए टॉपिक के ऊपर आएंगे। आप लोगों को लिखा है क्लास 12th, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्लास 12th नहीं, क्लास 12th पढ़ने के लिए क्लास 11th भी पढ़ा जाता है। तो यह आप लोगों को क्लास 11th में भी काम दे जाएगा, यानी 11th वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं। तो आप लोग यह मत सोचिए कि यह हमारे काम का नहीं है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो फिजिक्स तो फिजिक्स लगेगा। प्यारे बच्चों, मैथ का भी कुछ ऐसा सवाल होगा जो आप लोग चुटकियों में लगा लेंगे, जैसे अवकलन और समाकलन। दो टॉपिक ऐसा है जो मैथ में फुल वेटेज देता है, यानी इनका जो क्वेश्चन होता है वह भर भर नंबर के आता है। यानी कलन से मैथ में 44 नंबर का प्यारे बच्चों बनता है, और कलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अवकलन और समाकलन। तो इन पे बात किया जाएगा जब इनका नंबर आएगा तब। अभी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा कि भौतिक विज्ञान में गणित के महत्वपूर्ण बिंदु। बिंदु इसलिए लिखा गया है, यहाँ टॉपिक हो सकता था, बिंदु का मतलब टॉपिक बताने से है, क्योंकि ऐसे ये टॉपिक है जिनको जानना बहुत आवश्यक है आप लोगों को, यदि आप लोग फिजिक्स में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तब। प्यारे बच्चों, बेहतरीन ढंग से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। पहले आप लोगों को बता दिया जाता है, सबसे पहले लिखा है द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों, 10 में यानी क्लास 10th में आप लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो एकदम देश से पढ़ाया जाएगा। यानी समीकरण जो होता है वह द्विघात के रूप में दिया रहेगा, उसको किस प्रकार हल किया जाता है, उसको कैसे मतलब समझा जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात किया जाएगा द्विघात समीकरण नामक टॉपिक में। अगला टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, घातांक के नियम। यानी घातांक का मतलब होता है किसी भी लिखा है पावर रूल्स, यानी किसी भी चर के ऊपर पावर, अचर के ऊपर पावर, संख्या के ऊपर कोई घात लगी है तो उसको कैसे हल किया जाता है, घातों के बारे में कैसे जाना जाता है, उसे हम लोग घातांक के नियम पे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आप लोगों के सामने लिखा है प्यारे बच्चों, बीजगणित यानी अलजेब्रा। सबसे बेहतरीन टॉपिक अगर मैथ में समझ में आता है तो वह बीजगणित है। बीजगणित में हम लोग सभी सूत्रों के बारे में जानेंगे कि कितने सूत्र हमारे काम में आ सकता है। जैसे अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे तमाम सूत्र है प्यारे बच्चों जो बीजगणित के अंदर बात किया जाएगा। आगे यहाँ लिखा है संख्याओं का वर्ग तथा वर्गमूल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्या हमें संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल नहीं आता? प्यारे बच्चों, आता है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से सिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ कहीं कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी एकदम
बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों और एकदम शॉर्टकट मेथड से यानी एकदम आसान तरीके में आप लोगों को वर्ग निकालना सिखाया जाएगा और वर्गमूल निकालना। इसके साथ साथ घन और घनमूल में भी वही बात है, आप लोगों को एकदम शॉर्टकट तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। प्यारे बच्चों अगला है क्षेत्रमिति। एक बेहतरीन वेटेज लेकर आता है क्षेत्रमिति, यानी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ होता है क्षेत्रमिति। इसमें आप लोग वर्ग, आयत, मतलब अनेक प्रकार की आकृतियां जो होती है उनके क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे, उनसे जुड़ी हुई बातों को जानना सीखेंगे। तो जुड़े रहिए साथ में प्यारे बच्चों। जिस दिन 12 से 11 टॉपिक, सॉरी प्यारे बच्चों, जिस दिन 11 टॉपिक समाप्त होगा उस दिन आप लोगों को लगेगा कि हाँ कोई मैथ था जो पढ़ा रहा था, यानी मैथ के टॉपिक को इतना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग कहेंगे कि हाँ प्यारे बच्चों कोई पढ़ा रहा है। आगे द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय को किस प्रकार हल किया जाता है, क्लास 11th का टॉपिक है प्यारे बच्चों, तो इस पे भी बात किया जाएगा। और आगे अगर बढ़े तो अगला है हमारा लघु गणक। लघु वाला जो सवाल होते हैं बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो उसे भी बताया जाएगा कि लोग को किस प्रकार हल किया जाता है, लोग से कैसे बचा जाता है, लाभ क्या होता है। तो जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। आगे ये जो 3 टॉपिक है प्यारे बच्चों, सबसे बेहतरीन टॉपिक यानी पूरे मैथ का एकदम बेहतरीन और जानदार टॉपिक लेकर आता है त्रिकोणमिति, अवकलन और समाकलन। त्रिकोणमिति के बारे में आप लोगों को क्लास 10th में जानकारी दिया गया होगा। त्रिकोणमिति क्या होता है, अगर किसी बच्चा यानी किसी भाई बहन को अगर नहीं पता है तो उसे भी यहाँ एकदम बेहतरीन ढंग से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अगर अदर 2 की बात करें, अवकलन और समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनकी बात करें तो प्यारे बच्चों इनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th में ये बहुत बेहतरीन नंबर देकर जाते हैं मैथ में, और फिजिक्स में भी इनका बहुत बेहतरीन उपयोग होता है। तो आप लोगों को इतना सिखा दिया जाएगा जितना आपके फिजिक्स में काम देगा। थोड़ा बढ़ाकर, यानी इसे कहते नहीं है कि सब्जी में मसाला डाल दिया जाता है, चाट में मसाला डाल दिया जाता है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आप लोगों के अवकलन और समाकलन में भी कुछ ऐसी टॉपिक को बता दिया जाएगा जो आपके लिए मसाले का काम करेगा। तो चलिए बच्चे जुड़े रहिए आप लोग। आज हम द्विघात समीकरण हल कराना सिखाएंगे आप लोगों को। द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है, टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी जैसे नंबरिंग किया है वैसे ही क्लास में आप लोगों को बताने का प्रयास किया जाएगा। जितनी देर में जितना टॉपिक खत्म हो सकता है उतना आपको करवाया जाएगा। तो एक नजर आप लोग इसको दौड़ा लेंगे, इसको उतार लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे इसको आप लोग उतारने का कष्ट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने द्विघात समीकरण लिखा है। द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात आप इसे जान लीजिए, लिखा है द्विघात समीकरण, इसका मतलब क्या होता है। द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों, द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है पावर यानी ऊपर, और समीकरण का मतलब होता है एक से अधिक चर, यानी वह चर यानी वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 है, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण। तो लिख लीजिए आप लोग, परिभाषा भी लिखते हुए चलिए, लिखिए ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों जैसे उदाहरण की अगर बात करेंगे तो उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, उदाहरण में लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। आगे आगे प्यारे बच्चों x² प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अगला 7x² प्लस 5x बराबर 0 हो जाएगा। और भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 4x² माइनस 3 बराबर 0 etc। यानी ये सब क्या है, ये सब प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण है। अब आपके दिमाग में आएगा 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x, ये क्या है,
तो ये प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण नहीं है, इन्हें त्रिघात समीकरण कहा जाता है। लेकिन हमें अभी सिर्फ किससे मतलब है, अभी हमें द्विघात समीकरण से मतलब है प्यारे बच्चों। आगे आगे पॉइंट बनाकर लिखेंगे। अब पॉइंट बनाकर क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का, यानी प्यारे बच्चों इसको हेडिंग से लिखेंगे द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो सकता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी बराबर हो। ए बी सी प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इस प्रकार आप लोगों को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया रहेगा और उसमें ए 0 नहीं हो सकता प्यारे बच्चों और ए बी सी वास्तविक संख्या होगा। आगे हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण का हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, यानी प्यारे बच्चों 3 विधि होती है द्विघात समीकरण हल करने की। पहली विधि होती है गुणनखंडन विधि, गुणनखंड विधि प्यारे बच्चों। अगला जो होता है, अगला जो विधि होता है उसे कहते हैं प्यारे बच्चों पूर्णवर्ग बनाकर। और तीसरी जो होती है सबसे बेहतरीन प्यारे बच्चों, तीसरी जो विधि होती है उसे कहा जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, यानी इन 3 विधियों से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण को हल करेंगे। आप लोग इस पेज को उतारिए, इस पेज को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अलग अलग हम लोग गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य सूत्र तीनों पे अलग अलग से बात करेंगे और उसके बाद आप लोगों को द्विघात समीकरण हल करके बंदोबस्त दिखाया जाएगा। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग उतार लीजिए, फिर अगले हम लोग मतलब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को गुणनखंड विधि बात कर लिया जाता है, द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि है। मान चलिए कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। यहाँ पर 2 प्रकार से आप लोगों को सवाल बन सकता है, दोनों पे बात किया जाएगा और एक सवाल आप लोगों को हल करवाया जाएगा। लिखा है गुणनखंड विधि। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि जो ए होता है उसे कहा जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। प्यारे बच्चों जो बी होता है, बी को कहा जाता है एक्स का गुणांक। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एक्स का गुणांक। और अगला जो सी होता है, सी को कहा जाता है प्यारे बच्चों अचर पद। क्या कहा जाता है, अचर पद। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में अचर पद का गुणनखंड करके समीकरण को हल करते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिख दिया गया है कि अचर पद के खंड करेंगे तो हम लोग इस विधि में मतलब समीकरण को हल करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है एक उदाहरण के माध्यम से,
तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। दो प्रकार का सवाल प्यारे बच्चों बन सकता है, एक जब एक्स स्क्वायर गुणांक ना हो और एक जब एक्स स्क्वायर गुणांक हो। तो लिखेंगे केस फर्स्ट, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक ना हो। एक केस ये बनेगा प्यारे बच्चों और एक केस बनेगा जब, केस सेकंड क्या बनेगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक हो। तो दोनों में एक उदाहरण लेकर हम लोग चेक करते हैं। प्यारे बच्चों उदाहरण लिया जाएगा, मान के चलिए जब एक्स स्क्वायर का गुणांक ना हो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 बराबर 0। इस प्रकार एक आप लोगों को समीकरण दे दिया और कह रहा इसे गुणनखंड विधि से हल करिए प्यारे बच्चों। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग स्टेप पकड़ेंगे कि हम बोल क्या रहे हैं और करवा क्या रहे हैं। हल डालेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अनुपस्थित हो, यानी एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक न हो, इस दशा में इस अचर पद को ऐसे तोड़ना है कि इसके पहले वाला चिन्ह लेते हुए एक्स का गुणांक आ जाए। क्या बताया गया प्यारे बच्चों कि इस अचर पद को इस प्रकार तोड़ा जाए कि इसके पहले वाले चिन्ह को लेते हुए एक्स का गुणांक आ जाए। कब प्यारे बच्चों, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक अनुपस्थित हो, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक न हो। तो यहाँ पर 12 है प्यारे बच्चों, 12 का जब खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 बार कटेगा, 2 से 3 बार, 2 से फिर उसके बाद 3 से कटेगा प्यारे बच्चों 1 बार, यानी 2 दूना 4 और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 और 4 में 3 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 7 आ जाएगा। यानी हमारा गुणनखंड 4 प्लस 3 होगा। तो स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3 और एक्स बाहर प्लस 12 बराबर 0। आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो 4x प्लस 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3x और प्लस 12 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इन दोनों में एक कॉमन लेना है और इन दोनों में अलग कॉमन लेना है, यानी हमें उभयनिष्ठ लेना है जो उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ कैसे लिया जाता है उसको भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब होता है पावर में जितना उतनी बार लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स गुणित एक्स। प्यारे बच्चों 4x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4x को लिख सकते हैं 2 गुणित एक्स। प्यारे बच्चों 4 को 2/2 के रूप में तोड़ा जा सकता है, एक्स अपनी जगह। ध्यान से देखेंगे तो दोनों में एक्स कॉमन है, तो एक्स को उभयनिष्ठ ले लीजिए। जब एक्स को उभयनिष्ठ ले लेंगे प्यारे बच्चों, इसके पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। एक्स लिखिए, आगे चिन्ह लगाइए और इसके पास क्या बचा बच्चों, 2 और 2 यानी 4 बचा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप करेंगे, ये आपके समझाने के लिए था इसलिए इसको मिटा दिया जा रहा है। आगे प्लस है, प्लस लगाइए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 गुणित x। आगे 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित यानी खंड करके। आगे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी इसमें क्या कॉमन है आप लोगों का, 3 कॉमन है तो 3 निकालेंगे तो आगे इसके पास क्या बचेगा, x और प्लस इसके पास 2 गुना 4 बचा और बराबर 0। एक बात और ध्यान दे लीजिए प्यारे बच्चों कि जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इस ब्रैकेट में भी बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4, तो उसको निकाल लीजिए। इसके पास बचेगा x और बीच में प्लस और इसके पास बचेगा 3 बराबर 0। ये तो हो गया कंसेप्ट प्यारे बच्चों कि कंसेप्ट कैसे होता है। और अगर आपको समझना है तो इसे समझिए कि यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और जो बच रहा है उसको एक ब्रैकेट में। यानी बताया यह जा रहा है, कंसेप्ट यह कहता है कि दोनों में x प्लस 4 था, x प्लस 4 निकाल लिए, लेकिन दिमाग में यानी हमारे मन में यह चलना चाहिए कि दोनों बराबर है तो एक ब्रैकेट में और जो अलग है उसको एक ब्रैकेट में। अब लिखेंगे जब, प्यारे बच्चों लिखेंगे जब
x प्लस 4 बराबर 0 हो तब x बराबर आ जाएगा -4। आगे लिखेंगे तथा जब x प्लस 3 बराबर 0 हो तब x बराबर क्या आ जाएगा, उस तरफ जाएगा -3। यह होता है प्यारे बच्चों हल करने का तरीका गुणनखंड विधि से यदि x स्क्वायर का गुणांक न उपस्थित हो। अब आपके दिमाग में आएगा यदि उपस्थित हो तब, तो एक उदाहरण उसका भी ले लेते हैं प्यारे बच्चों। मान के चलिए दिया है उदाहरण हम लोगों को 3x स्क्वायर प्लस 6x और -16। यहाँ 6x मत करिए प्यारे बच्चे, यहाँ करिए 2x और बराबर 0। इस प्रकार अगर दिया हो कि 3x स्क्वायर प्लस 2x -16 बराबर 0, तो इसको हल करिए। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने का क्या तरीका होता है आप लोग ध्यान सुनेंगे। जब x स्क्वायर का गुणांक उपस्थित हो तो x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे, लेकिन मन में। कहा? मन में प्यारे बच्चों अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे कि x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका गुणा अचर पद में करेंगे। तो अचर पद में करने पर 16 48 हो रहा है। अब उसका ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 2 आ जाए, यानी इस चिन्ह को लेते हुए x का गुणांक हो जाए। तो 48 प्यारे बच्चों 8 - 6, यानी 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं 8 - 6x और -16 बराबर 0। इस प्रकार प्यारे बच्चों इसको लिखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 8 का गुणा जब x में करेंगे प्यारे बच्चों तो 8x प्लस माइनस 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x और -16 बराबर 0। इसमें दोनों में 3 और 8 में तो कुछ कॉमन नहीं होता, तो क्या निकाले? x दोनों में दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो x निकाल लीजिए। 3x स्क्वायर में जब x निकलेगा तो क्या बचेगा? 3x और प्लस 8x में से जब x निकलेगा तो 8 बचेगा। -6 और 16 में प्यारे बच्चों 2 कॉमन होता है, तो 2 को निकालेंगे तो इसके पास बचेगा 3x और माइनस इसके पास 8 बराबर 0। कैसे कॉमन निकाला गया यहाँ पर बताया गया कि इस स्टेप मतलब यहाँ पर जैसे कॉमन निकाला गया उसी प्रकार कॉमन निकलेगा। बात को समझिए बच्चों, यहाँ पर हम माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस। गलत है, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। गलत क्या है? गलत जानबूझकर नहीं किया गया, आप लोगों को बताने के लिए किया गया है। क्या सीखना है आप लोगों को कि जब माइनस हो, यानी जब माइनस निकाला जाता है तो माइनस चिन्ह को बदल देता है प्यारे बच्चों। माइनस चिन्ह को क्या कर देता है? बदल देता है। यहाँ पर प्लस था तो प्लस को निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ भी माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए। नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस को निकाला गया तो जब माइनस निकलता है तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। अब दोनों एक जैसे हैं या इन दोनों में कॉमन है 3x प्लस 8, तो निकाल लीजिए। इसके पास क्या बचेगा बच्चों? x, और इसके पास माइनस का 2 बराबर 0। आगे लिखेंगे जब 3x प्लस 8 बराबर 0 हो तब क्या आ जाएगा बच्चों? तब 3x बराबर उस तरफ जाएगा तो -8, x बराबर -8/3। इस प्रकार से प्यारे बच्चों x का मान आ गया 1 मूल। और आगे लिखेंगे तथा जब x -2 बराबर 0 लिखेंगे तब प्यारे बच्चों तब x बराबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार आप लोगों का यह हल होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि गुणनखंड विधि आप लोगों को आ गया होगा। गुणनखंड विधि इसी तरीके से किया जाएगा। अगर गुणनखंड विधि आ गया हो तो आप लोग इजाजत दीजिए, अगले भाग के यानी गुणनखंड के बाद हम लोग पूर्णवर्ग बनाना सीखते हैं कि पूर्णवर्ग कैसे बनाकर हल किया जाता है।
तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारिए अपने कॉपी में, एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए क्लास 12th की और 11th की, और एक एक टॉपिक को लिखते हुए चलिए। वादा रहा अंत में आप लोगों को फिजिक्स में अगर एक भी टॉपिक ऐसा लगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों आप लोग जो कहेंगे वो किया जाएगा, लेकिन कब, जब आप लोग हमारी बात को मानेंगे तब। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए बेहतरीन ढंग से, एक एक चीज को पढ़ते चलिए, जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग बताइए कि आपका रिजल्ट कितना बढ़िया जाता है। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग पूरे वर्ग बनाने की आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोगों को समझा दिया जाता है। गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण का किया जाना है। यह है द्विघात समीकरण, जिसमें ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है अचर पद। इस विधि में अचर पद का गुणनखंड करके समीकरण को हल किया जाता है। अगर केस फर्स्ट जब एक्स स्क्वायर गुणांक ना हो और केस सेकेंड जब एक्स स्क्वायर का गुणांक हो। गुणांक कुछ भी हो प्यारे बच्चे, पूर्ण वर्ग मतलब पूर्णांक भी हो सकता है, परमेय संख्या भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। हमें हल करने का यही मेथड है, जब इसको एक्स स्क्वायर गुणांक ना हो और जब एक्स स्क्वायर गुणांक हो तो ये मेथड है। तो दोनों को आप लोग उतारेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आप लोग उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला आप लोगों के सामने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है द्विघात समीकरण को और कब बनाया जाता है, इस पे आप लोगों को बात किया जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है सूत्र। अगर जब गुणनखंड विधि से यह सवाल न हल हो, जब गुणनखंड विधि से यह सवाल न हल हो प्यारे बच्चों, तब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने का स्टेप क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो कॉमन लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक को कॉमन लीजिए, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाइए। ये हो गया पहला स्टेप प्यारे बच्चों। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आप लोगों के सामने, अगला स्टेप ये होगा कि एक्स के गुणांक का आधा कीजिए। और अगला स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके प्यारे बच्चों, वर्ग करके जोड़ते एवं घटाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट वाला जरूरी इतना भी नहीं है कि क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाकर हल करते हैं। इन 4 स्टेप में आप लोगों का पूर्ण वर्ग समाप्त होता है। आप लोगों को एक उदाहरण से बताने का प्रयास किया जाएगा, तब आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। उस उदाहरण को बोली मतलब देखते हैं प्यारे बच्चों, उस उदाहरण को क्या है, उदाहरण देखा जाए तो क्या है उदाहरण है प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 4 बराबर 0। यानी यह उदाहरण आप लोगों के पास है, इस उदाहरण को हमें हल करना है, यानी द्विघात समीकरण। तो इसको हल करने पर क्या पता चलता है प्यारे बच्चों कि इसका अचर पद 4 है और एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है। तो 3 में 4 का जब गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 6 है, जो कि असंभव है प्यारे बच्चों, क्योंकि 12 का खंड करने पर 6 नहीं आ सकता। तो हम लोग यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे।
सबसे पहला नियम, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो कॉमन लीजिए या फिर एक्स स्क्वायर गुणांक को एक बनाइए। तो चलिए हल डालकर कॉमन लेते हैं इसमें से। तो 3 अगर कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 2x प्लस 4 में 3 उभयनिष्ठ नहीं होता, तो जहां नहीं होता प्यारे बच्चों उसमें बटे में लिख देता है, यानी इसे कहा जाता है जबरदस्ती का कॉमन लेना। और जब जबरदस्ती का कॉमन लिया जाता है तो बटे में इसे लगा दिया जाता है। 3 का गुणा 4/3 में करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। अब 3 को पंचाकर कर दीजिए तो बनेगा क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4/3 बराबर 0/3 हो जाएगा। 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। पहला स्टेप समाप्त, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो गया। अगला एक्स के गुणांक का आधा कीजिए और आधे का वर्ग करके जोड़ते हैं, हम घटाते हैं। तो एक्स का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1 और 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4/3 बराबर 0। आगे प्यारे बच्चों देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और इसको खोलेंगे तो -1 प्लस 4/3 बराबर 0। इसको पंचांतर कर दीजिए प्यारे बच्चों, यह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आगे करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपनी जगह बराबर 3 गुणा 1 में करेंगे, 3 माइनस 4/3, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस का 1/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको पंचांतर करिए, इसको जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और इस तरफ आएगा तो प्लस 1/3 बराबर 0 प्यारे बच्चों। यानी मोटे मोटे तौर पे इसको हल करने जब बैठेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप को काट देते हैं, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3 जो कि अपरिभाषित है, लिखेंगे जो कि अपरिभाषित है। अपरिभाषित है क्योंकि यह काल्पनिक संख्या है। यानी कलड़ी के अंदर अगर प्यारे बच्चों माइनस हो जाए तो वह हमारा बन जाता है काल्पनिक संख्या। तो इस तरीके से आप लोग हल करेंगे। आप लोग कहेंगे क्या कोई हल नहीं आएगा, तो प्यारे बच्चों एक उदाहरण और आप लोगों के सामने लिया जा रहा है जिसमें हल करके पूरा बताया जाएगा। यह काल्पनिक आ गया जिससे अब आगे हल नहीं किया जा सकता, इसलिए आप लोग इसको इतना उतार लीजिए, फिर अगले उदाहरण को हम लोग उतार के हल करते हैं और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों उदाहरण हम लोग बदलते हैं। उदाहरण क्या है ध्यान से देखिए आप लोग। अगला उदाहरण प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यानी इस सवाल को देखेंगे यहाँ पे 3 गुना 6 में जोड़ेंगे तो 7 तो हो जाएगा, यानी 6 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो 6 में का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा और जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो गुणनखंड विधि से भी हो सकता है, लेकिन पूर्ववर्ग बनाकर हल किया जा रहा है। तो देखेंगे कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक का कॉमन लीजिए, ठीक आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 में 2 नहीं निकलेगा, 7/2x और प्लस 3/2 बराबर 0। इसको पंचांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर
जीरो प्यारे बच्चों। अब यक्स के गुणांक का आधा, जैसे प्यारे बच्चों एक का आधा क्या होता है 1/2, यानी 1/2 से भाग देते हैं। 4 का आधा क्या होता है 2, यानी 2 से भाग देने पर। उसी प्रकार 7/2 का जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 7/4 प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, और प्लस करेंगे 7/4 का स्क्वायर, और फिर माइनस करेंगे 7/4 के स्क्वायर को, और प्लस 3/2 बराबर 0। आगे इसको देखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यह खुलेगा क्या हो जाएगा 7×7 = 49 माइनस 4×4 16, और प्लस 3/2 बराबर 0। प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोगों को करना है। इतना स्टेप समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर अपनी जगह, इसे पंचांतर करेंगे तो जो माइनस का है वह प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वह माइनस का, यानी यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा 49/16, और यह प्लस है 3/2 तो माइनस का 3/2। अब हल करेंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का एलसीएम 16, 16 में 16 का भाग देंगे तो 16 एक आएगा, एक का 49 गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। आगे प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24, यानी हल करेंगे तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 25 और नीचे 16। आगे प्यारे बच्चे जब करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25/16, वर्ग का पंचांतर वर्गमूल, यानी x माइनस 7/4 बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। 25 5 का वर्ग होता है 16 4 का। अब लिखेंगे जब x माइनस 7/4 बराबर 5/4 प्लस में लेने पर, तब x बराबर 5/4 इस तरफ आएगा तो प्लस का 7/4, यानी x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आधार बराबर है तो एक बार और 5 7 12, यानी x बराबर 3 आ जाएगा कट कर। x का मान इतना आ जाएगा प्यारे बच्चों। आगे लिखेंगे तथा जब x माइनस 7/4 हम लोग माइनस का 5/4 लेंगे तब क्या आ जाएगा, x बराबर लिखेंगे उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4। आधार बराबर है प्यारे बच्चों तो एक बार प्लस वाला चिन्ह बड़ा इसलिए प्लस का 2 आएगा, और कट कर x का मान 2 आ जाएगा। 2 नहीं प्यारे बच्चों 1/2, ये कटेगा 2 1 का 2 2 दूना 4, यानी 1/2। इस प्रकार आप लोग पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे प्यारे बच्चों। पूर्ण वर्ग बहुत आसान होता है, ये स्टेप आप लोगों को याद करना है। इसके बाद आप लोगों को जैसे सिखाया गया वैसे हल करना है। गुणनखंड विधि से भी हल होगा, पूर्ण वर्ग से भी होगा, सीधाचार्य से भी होगा। तो आप लोग पूर्ण वर्ग को देखिए, इसके बाद इसको उतारिए, बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। इसके पहले वाला उदाहरण अपने मन से लिया गया था, ये भी अपने मन से लिया गया है, उसमें अमान्य आ गया था, मतलब अपरिभाषित आ गया था, इसमें आंसर आ गया प्यारे बच्चों। लेकिन किताब में जो हल करने के लिए दिया जाएगा आप लोगों को उसका आंसर आएगा, और नहीं आएगा तो अपरिभाषित लिख देंगे। इतना आप लोग उतारिए, फिर श्रीधराचार्य सूत्र की बात किया जाए। चलिए बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में जानते हैं क्या होता है। लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र है प्यारे बच्चों, सूत्र होता है x बराबर
माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। यह फार्मूला होता है प्यारे बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र। इसी को कहा जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। और इसी को कक्षा 10 के किताब में उमर खयाम का सूत्र भी कहा जाता है। तो एक ही बात हुआ प्यारे बच्चों। हल करते हैं। उदाहरण एक आप लोगों को सामने दिया जा रहा है। एक उदाहरण जैसे मान चलिए दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2। यहाँ पर 5 लिखिए प्यारे बच्चों और यहाँ पर 2 लिखिए बराबर 0 को हल कीजिए। इस प्रकार सवाल दिया रहेगा आप लोगों को। इसको हल करने की ऊपर 2 विधियां बताई जा चुकी है, एक गुणनखंड विधि से और एक पूर्ववर्ग बनाकर। दोनों से आएगा लेकिन हम श्रीधराचार्य से हल करेंगे। तो लिखेंगे हल और इसमें देखेंगे a बराबर 3 दिया है, b बराबर 5 दिया है और c बराबर 2 दिया है। प्यारे बच्चों अगर चिन्ह होता तो चिन्ह के साथ लिखा जाता, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। लिखेंगे अब x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2 है। इस प्रकार लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2 है। इसमें जब मान रखा जाएगा तो x बराबर माइनस बी की जगह 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह प्यारे बच्चों 3 और सी की जगह 2 और पूरे का बटा 2 गुणित ए की जगह 3। हल करेंगे तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का वर्ग 25 माइनस 4 ते 12 दूना 24 बच्चों बटा 6 यानी x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस करड़ी में 1 बटा 6 और करड़ी में 1 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1 यानी x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 1 बटा 6। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे एक बार माइनस का लिखेंगे। जब x बराबर माइनस का 5 और प्लस का 1 बटा 6 तब x बराबर माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस वाला 4 बटा 6 यानी कट के x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 बटा 3 प्यारे बच्चों। आगे लिखेंगे तथा जब x बराबर माइनस 5 और माइनस 1 बटा 6 हो तब x बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का माइनस माइनस 6 x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 1 यानी एक समीकरण ये बना और एक समीकरण ये बना प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप लोग हल करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सवाल को उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग घातांक के नियम के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए प्यारे बच्चों। द्विघात समीकरण समाप्त कर दिया गया है। तो आज समय अभी कुछ बचा है तो इस समय में हम लोग क्या कर लेते हैं घातांक के नियम को। घातांक के नियम में कुछ नियम होगा आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला नियम इसका क्या है पहले बच्चों, पहला नियम इसका है कि अगर किसी भी चर की पावर 0 हो, क्या हो प्यारे बच्चों किसी भी चर की पावर 0 है। अगर किसी भी चर की पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 होता है। यानी ध्यान से पढ़ा जाए तो अगर किसी भी चर की पावर 0 हो तो उसका चर नहीं अचर क्या है सॉरी अगर किसी अचर की पावर 0 तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उदाहरण से अगर समझना हो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण अगर जैसे
2 की पावर 0 आ जाए तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 0 आ जाए इसका आंसर 1 हो जाएगा, 50 की पावर 0 आ जाए प्यारे बच्चों इसका आंसर 1 हो जाएगा। यानी किसी भी अचर की पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। पहला नियम यह है हमारा, पहला नियम ये है प्यारे बच्चों। बी नंबर क्या है? बी नंबर प्यारे बच्चों, बी नंबर है कि अगर ए की पावर यानी किसी अचर की पावर पे माइनस घात है, अगर किसी अचर की पावर पे माइनस घात है तो वह नीचे जाकर प्लस की घात हो जाएगी। यानी नीचे अगर प्लस की घात है तो ऊपर जाके माइनस की घात भी हो सकती है। उदाहरण से अगर समझना हो, उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण क्या है? जैसे मान के चलिए अगर 2 की पावर -3 है तो यह क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर 3 प्यारे बच्चों। या दूसरा, अगर 2 की पावर प्यारे बच्चों मान के चलिए -5 है तो यह क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 5। और भी हो सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ चर अचर दोनों हो सकता है। अगर x की पावर -5 है तो यह नीचे जाकर क्या हो जाएगा? x की पावर 5 बन जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। तीसरा नियम क्या होता है इसका? तीसरा नियम यह होता है प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी संख्या मतलब किसी भी चर या अचर की पावर क्या है प्यारे बच्चों? n हो तथा किसी भी अचर की पावर n हो। यहाँ प्यारे बच्चों चर ही हो सकता है। जैसे अगर x की पावर 0 है इसका मतलब भी एक ही होगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगर y की पावर 0 है तब भी इसका मान 1 होगा। यानी आप लोग यहाँ लिखेंगे जहां a बराबर चर या अचर दोनों है। इस बात को आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। इस बात को ध्यान देंगे। अगर a की पावर n है, a की पावर n है, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। यानी यह आधार है या घात है। अगर एक ही आधार और अलग अलग घात हो यानी a की पावर m हो और a की पावर ही n हो, इसको लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों a की पावर m प्लस n, यानी जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब अगर बेस बराबर हो और एक्सपोनेंट अलग हो तो उसको साथ में क्या किया जा सकता है? जोड़ के लिखा जा सकता है। जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण अगर लिखेंगे तो उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है कि अगर x की पावर 5 है और गुणा x की पावर 7 है तो आधार बराबर है। इसका मतलब x को लिखकर 5 + 7 लिखा जा सकता है, अर्थात मोटे मोटे तौर पे x की पावर 12 आ जाएगा। और उदाहरण को अगर समझा जाए तो 2 की पावर अगर 3 है प्यारे बच्चों, गुणा करना है 2 की पावर 5 का, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 + 5, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8 आ जाता है। इस प्रकार आप लोगों का सवाल होगा। अगला नियम क्या होता है? डी नंबर देखेंगे तो डी नंबर आप लोगों का है इसी का विपरीत। यानी अगर आधार बराबर हो लेकिन अब जो घात हो वह भाग में हो। आधार बराबर घात अलग अलग और दोनों के बीच में भाग लगा है, इसको लिखा जा सकता है ये, और इन दोनों को घटा के लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। यानी यह नियम होता है घटाकर लिखने का। जब पावर अलग अलग हो और बेस एक समान हो तो पावर को घटा के लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण से अगर समझाना हो तो उदाहरण आप लोग देखेंगे। उदाहरण जैसे x की पावर 7 है और इसमें भाग देना है x की पावर 2 का, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका मतलब x 7 - 2, यानी मोटे मोटे तौर पे x की पावर 5 आएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि अगर 2 की पावर 3 है और भाग देना है 2 की पावर 2 से, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 आ जाएगा आंसर। इस बात को ध्यान देंगे। अगला नियम जो है ई नंबर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ई नंबर है प्यारे बच्चों, अगर कोई बेस है उसका पावर है और पावर का भी पावर है,
यानी अगर कोई बेस है, बेस के ऊपर पावर है, पावर का पावर है, यानी थोड़ा अगर नीचे बड़ा लिखकर दिखाने की कोशिश किया जाए तो ए है, ए की पावर एम है, और इस पूरे का पावर कितना है प्यारे बच्चों, एन है। तो पावर की पावर में गुणा हो जाती है, यानी ए की पावर एन गुणित एन आ जाएगा। यह होता है अगला नियम प्यारे बच्चों, यह होता है अगला नियम। उदाहरण अगर चेक करते हैं तो उदाहरण क्या आएगा, जैसे मान के चलिए x की पावर 2 है और इसका पावर भी 3 है प्यारे बच्चों। क्या है, उदाहरण में x की पावर 2 है और इसका भी पावर 3 है। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 2 गुणित 3, यानी x की पावर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। या 2 की पावर 3 है और इसका पावर 2 है, या करके इसको ए नंबर मान लेते, इसको बी नंबर उदाहरण। ये पहला हो गया यह। दूसरा, तो 2 की पावर 3 को 2 बार लिखेंगे, यानी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अगला जो नियम होता है, यानी यह वाला जो नियम होता है प्यारे बच्चों, वह होता है अगर ए की पावर यम बटा यन हो, यानी ए की पावर पे भाग दिया हो, तो इसका आंसर आता है, यह जो यन है वह बाहर आ जाता है खुंटी के, और खुंटी के अंदर ए लिख के पावर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, यम लिख देंगे। इस नियम को आप लोग ध्यान से समझेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। यानी यह नियम क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों, यह नियम यह कहना चाह रहा है कि अगर ए की पावर एम बटा एन हो तो एन को खुंटी के अंदर लिखिए। एन को कहाँ लिखना है प्यारे बच्चों, वर्गमूल बनाइए खुंटी के अंदर, और ए की पावर एम। जैसे उदाहरण से समझाना हो तो उदाहरण है आप लोगों का, मान के चलिए x की पावर अगर 2/3 है, क्या है प्यारे बच्चों, x की पावर 2/3, इसका आंसर आएगा, खुंटी बनाइए, नीचे वाला खुंटी के अंदर लिखिए, अंदर x लिखिए और x की पावर 2 लिखिए। इस प्रकार यह आंसर होगा प्यारे बच्चों। और बताना हो तो y की पावर अगर 3/2 लिखा हो प्यारे बच्चों, तो इसको क्या लिखेंगे, खुंटी बनाइए, इसके अंदर 2 लिखिए और y की पावर 3। इस प्रकार होगा आप लोगों का घातांक। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि घातांक नियम आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है उस बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वह बच्चा एक बार अवश्य इस वीडियो को दोबारा देखे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक यह समझ में नहीं आएगा। 2 टॉपिक को आज कवर किया गया, एक द्विघात समीकरण को हल करना और एक घातांक के नियम, यानी घातांक का क्या क्या नियम होता है। तो इस नियम को आप लोग पढ़ेंगे और पढ़कर अपने कॉपी में उतारेंगे। बाकी प्यारे बच्चों मुलाकात होगी आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ जोरदार कमेंट कीजिए कि क्या 12 का आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा है। बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। इतना मैथ आप लोग पढ़ेंगे जितना 12 और 11 के फिजिक्स में आप लोगों को काम देगा। बाकी मैथ की अलग से क्लास चलेगी, क्लास 12th की, तो जो बच्चा उत्सुक हो उसको ले सकता है, लेकिन कब, जब बेल आइकन का बटन दबाएंगे तब, और चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तब। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।